मुझे सबसे पहले ये बताओ, तुमने एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों में रिसर्च करके एक चूज किया था कि तुमने डायरेक्टली एबीवीपी चूज किया? नहीं, स्टार्टिंग में एक्चुअली कैसा था कि मुझे ये उसका आइडिया तो था नहीं कि एबीवीपी क्या होता है और एनएसयूआई क्या होता है। पहले एक बार वो मुझे समझा दो, क्योंकि मुझे भी कोई खास आइडिया है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, एबीवीपी और एनएसयूआई कैसे, ये जो है एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक एनएसयूआई जो है वो कांग्रेस का यूथ विंग है, ठीक है। और जो एबीवीपी है वो आरएसएस का यूथ विंग है। बीजेपी का नहीं है? बीजेपी का नहीं है, वो बीजेपी से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली नहीं है। इनडायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे आरएसएस बीजेपी से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, उस प्रकार से। और एबीवीपी जो है वो हमारे दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जिसमें 5 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं, एबीवीपी के साथ काम कर रहे हैं, एबीवीपी का नाम रोशन कर रहे हैं। और एनएसयूआई हम वैसे इसमें देखें, वो कांग्रेस के लिए काम करती है, कांग्रेस की यूथ। उनके कितने लोग हैं बच्चों में? उनका मुझे आइडिया नहीं, फिलहाल जिसमें काम कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो 5 मिलियन मतलब 50 लाख बच्चे यहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब जैसे तुमने बोला कि काम कर रहे हैं एबीवीपी के लिए, तो ये बच्चों की एज जनरली होती होगी 14 से लेकर 18 साल तक। हाँ, मतलब मेनली पकड़ लीजिए जिनका 10th वगैरह क्लियर हो चुका है। तो 10th क्लियर कब होता है? 14 साल, 13-14 साल, 14-15 पकड़ लीजिए। 15 में। ठीक है, तो 15 से 20 साल के मैक्सिमम लोग वहाँ पे हैं। काम क्या करते हैं 15 से 20 साल के लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के यूथ लीग? देखिए, जैसे हमारे एबीवीपी है, हाँ। ये मेनली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। जो स्टूडेंट के लिए काम करती है। इसका मेनली काम अगर ऐसा होता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स है, उन्हें अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। हम एबीवीपी जो इंस्टीट्यूशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम उस कॉलेज में या स्कूल में जाकर उस समस्या का हल ढूंढते हैं कि इसका रूट प्रॉब्लम है क्या। उसके रिलेटेड हम प्रिंसिपल्स, जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स होते हैं, उनसे उस बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेन काम एबीवीपी करती है। तो ये तो स्टूडेंट बॉडी भी कर सकती है जो कॉलेज में है। कॉलेज का भी तो प्रेसिडेंट होता है, एक कल्चरल सेक्रेटरी होता है, कोई इलेक्टेड बॉडी होती है, वो भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे कॉलेज ऐसे जिसमें ये, जैसा आपने बोला इलेक्टेड बॉडी, हाँ। बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स में ये नहीं होता है। इलेक्टेड बॉडी नहीं होती है। जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा, स्कूल्स में अगर मेनली नहीं होता है। स्कूल में तो नहीं होती है। कॉलेजेस मतलब यूनिवर्सिटी की बात नहीं, यूनिवर्सिटी तक भी काम करती है एबीवीपी, लेकिन जो जूनियर कॉलेजेस होते हैं, 11th-12th हो गए, वैसे इसमें अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर अपनी आवाज रखने का अगर एक तरीका नहीं मिल रहा है, तो वो एबीवीपी से जुड़ सकता है। एबीवीपी काम ही उस स्टूडेंट्स के लिए करता है, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करता है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करता है एबीवीपी। ठीक है, तो डू यू थिंक समबडी हु इज अ पॉलिटिशियन शुड हैव द इक्वल अमाउंट ऑफ नॉलेज जो एक आईएएस अधिकारी को है जब एक बिल बन रहा है? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज निर्मला सीतारामन एंड देयर इज हर सेक्रेटरी हु इज एन आईएएस ऑफिसर और हर एडवाइजर जो कि बिल बना रहे हैं। तो जब उनके पास में वो नॉलेज है, सो देन व्हाई डज द पॉलिटिशियन नीड टू बी नॉलेजेबल? हाँ, देखिए कैसा है कि जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो एकदम जांच पड़ताल करके ही आएगा, लेकिन जब उस बिल पर डिस्कशन होगा, तो अगर कोई लॉयर या तो रूलिंग में बैठा है या अपोजिशन में बैठा है, वो डायरेक्टली उठकर बोल सकता है कि स्पीकर सर, ये जो इसमें क्लॉज मेंशन किया गया है, ये हमारी इस राइट्स को वायलेट करता है। इतना तो मतलब लॉयर कह ही सकता है उस पार्लियामेंट में आसन में। तो आपके आपके हिसाब से what are the 3 things that you will solve if you are elected after, like when your election time is due? What are the 3 things that you will solve when you are elected? So first of all, my long-term goal is to be elected from Vidarbha, from rural villages. Okay. क्योंकि ऐसा है कि जो हमारे विदर्भ के रूरल विलेजेस है, वहां पे अभी भी ऐसे बहुत से गांव है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज उतनी कैपेबल नहीं है। अगर आज विदर्भ में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है या उसका कोई सीवियर कंडीशन है, तो उसे अपने गांव से ट्रैवल कर नागपुर में आना पड़ता है हॉस्पिटल्स में। ठीक है, जो कि मुझे लगता है किसी को भी बहुत परेशानी होती होगी इतना दूर आने के लिए। करेक्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं इलेक्ट होकर आऊंगा रूरल विलेजेस से, सबसे पहले तो वहां पे एक ऐसा हाईटेक हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां पर लोगों को अगर कुछ भी उन्हें समस्या हो रही है और वहां पे हॉस्पिटल में जाए, वहां पे हाई एजुकेटेड डॉक्टर्स होंगे, जो उनकी प्रॉब्लम रहेंगी वो गांव में सॉल्व होंगी। उन्हें नागपुर ट्रैवल करने के लिए इतना दूर परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। उसके बाद में जो कोई रूरल विलेजेस रहेंगे, हर रूरल विलेजेस में छोटे छोटे मेडिकल कैंप्स जो है वो मैं लगाने का शुरुआत करूंगा। मेडिकल कैंप्स नहीं, जो एक छोटा हम बोलते हैं मेडिकल यूनिट, मेडिकल जो जनरल प्रैक्टिशनर रहता है, जीपी, तो वो तो अभी भी एक मैंडेट है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर कोई डॉक्टर बनता है, तो उनको मैंडेटरीली पहले
रूरल एरियाज में जाके सर्व करना पड़ता है, कुछ एक 3 साल का आई थिंक टाइम है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट 2 to 3 years दे हैव टू सर्व ओवर देयर। तो ये तो अभी भी होता है। तो डू यू थिंक दैट कमर्शियली हॉस्पिटल को चलाने का जितना खर्चा रहता है, क्योंकि वेंटिलेटर एक आता है 4.5 से 5 करोड़ का, तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ऐसे गांव के जंक्शन पे लगे जहाँ की पॉपुलेशन 4 लाख भी नहीं है, 2 लाख भी नहीं, इतना कमर्शियलाइजेशन है हेवी इन्वॉल्व उसके अंदर, कि उसको वहां पे ले जाना इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। बिकॉज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसलमेर करके जो मेरा शहर है जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे है। तो वहां पे अगर कोई 7 माले का हॉस्पिटल बनाएगा जहाँ पे वेंटिलेटर्स है, बेड्स है, दवाइयां हैं, और जैसे आपने बोला कि हाई क्वालिटी या हाई एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, सो दे डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज इट्स नॉट कमर्शियली वायबल, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में वो लोग 11,000 रुपए में ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो हाउ हाउ कैन दैट बी सॉल्व अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, देखिए कैसा है, जो हम ये बात कर रहे हैं सामने की, ये बात कर रहे हैं हम 10 से 15 साल बाद की। ठीक है। तब तक जो एरिया है, रूरल एरिया, कोई भी रूरल एरिया होगा, वहाँ की जो है पॉपुलेशन भी बढ़नी है, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी पॉपुलेशन। तो ऐसे में संख्या जब ज्यादा होंगी, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे देना ये जरूरी होता है वहां के लोगों के लिए। और उसके बाद में जो आपने डॉक्टर्स की बात की थी कि वो काम नहीं करना चाहेंगे, तो इसके ऊपर तब देखेंगे अगर कोई ऐसी समस्या आएंगी। अगर देखो, आप एक विधान परिषद की अगर बात करते हो, या फिर आप एक पंचायती समिति की बात करते हो जिसका हेड सरपंच होता है, या फिर एक जिला परिषद का सीईओ रहता है जो, तो उन लोगों के पास में, जिला परिषद का स्पेशली जो सीईओ रहता है, उनके पास में भी तो एक ऑथोरिटेटिव पावर और एक्सेस टू मनी रहता है, जो हर साल विलेजेस के लिए स्टेट फंड से जो एक पैसा अलॉट होता है, तो वो लोग भी तो अभी ये हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को वहां पे ला सकते हैं। तो आज का जो भी आपका जो गांव है, वहां का जो भी प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव है, वो ये क्यों नहीं सोच रहा है जो आप सोच रहे हो? वही तो प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर रहे? कौन सी पार्टी का इलेक्टेड है आपका? भी आप यहाँ पे सीट किसकी है? बात कर रहा हूँ विदर्भ में जितने भी रूरल एरिया, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा कि पर्टिकुलर विलेजेस से मुझे चुनाव लड़ना, ठीक है, यही कर रहा हूँ, विदर्भ में जो रूरल गांव रहेगा जहाँ से मुझे लगता है कि मुझे लड़ना चाहिए, उस टाइम पे मैं डिसीजन करके वहां से इलेक्शन लड़ू। नहीं, वो ठीक है, बट आज जो लोग हैं वहां पे, जैसे अभी नागपुर लेवल पे अगर मैं बात करूँ, तो 151 में से 106 सीट्स बीजेपी की है। तो अगर हमारे वार्ड में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो बट नेचुरली हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव से ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो ग्रामीण लेवल पे इस वक्त आप बाकी गांव को अभी रहने देते हैं, आपका जो गांव है जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जहाँ पे आपने पढ़ाई करी है, वहां पे अभी किस पार्टी का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? जिस जहाँ पे मेरा एजुकेशन हुआ है 9th तक, वहां पे तो फिलहाल कांग्रेस के ही विजय वडेट्टीवार जी है। At the age of 15 years, the amount of clarity that you have on what do you want to do for the next 10 years, it is amazing. I'm amazed. How does this clarity come? इतना क्लियर कैसे हो तुम कि मैं जब 16 साल का था मैं इतना क्लियर नहीं था। आज अगर मैं 10 बच्चों को लूंगा, 8 बच्चे इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि उनको कौन सी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है। हाउ आर यू सो क्लियर दैट आफ्टर your 25th or 26th birthday, when you become eligible for fighting elections, that you will fight elections? ये क्लैरिटी कहाँ से आई है? देखिए, जो डिसीजंस लेने की जो क्लैरिटी आती है, ये इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से मुझे संस्कार दिए हैं, जिस प्रकार से मुझे डिसिप्लिन दिया है, मैं उसी के ऊपर जो है ये उन्हीं की बदौलत है कि आज जिस भी मुकाम पर मैं हूँ, उनकी वजह से हूँ। उन्होंने जो मुझे डिसिप्लिन दिया, उस डिसिप्लिन को मैंने मेंटेन करके रखा और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो यही मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। आपके हिसाब से डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब ये है कि पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो बात आप सुनो, क्योंकि पेरेंट्स आपके भले के लिए बोलते हैं। आप अगर उनकी बात सुन रहे हो तो आप, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार सुननी चाहिए, कुछ कुछ डिसीजन में वो आगे पीछे रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली 10 में से 8 बातें तो पेरेंट्स सुननी चाहिए। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बात करने के लिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं, वो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहता है? क्योंकि तुम ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे हो, तुम्हारी मम्मी वहां पे काम करती है, तो उनके बच्चे एक फंडेड स्कूल में जाते हैं जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट फंडेड। अब जिस स्कूल में मैं था, जब ब्रह्मपुरी में मैं था, जो मेरी स्कूल थी क्रिस्तानंद स्कूल, उसका तो सब ठीक ही था, जो फैकल्टी थी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सब तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मेन बात ऐसी है कि जब 9th के बाद ट्रांसफर हुआ मम्मी का वापस से नागपुर,
और 10th में जैसे मैंने एडमिशन लिया तो बात ऐसी थी कि कॉलेजेस और स्कूल वगैरह जो है जल्दी जल्दी चालू हो रहे थे, तो अच्छी स्कूल मिलना मुश्किल हो गया था। ठीक है। मेरे ही एरिया में एक स्कूल थी, अभी उसका नाम लूंगा नहीं मैं लेकिन एक स्कूल थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे इसमें है इम्प्रूवमेंट, लेकिन अभी भी कुछ कुछ ऐसे स्कूल्स है जिसमें अब ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल जिस स्कूल में मैं गया वहां पे जो छत थी वो थी टीन की। टीम की छत। पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चे भी वहीं पढ़ते सारे। तुम्हारे जैसे रेलवे में अगर तुम्हारी मम्मी है तो जितने वहां पे रेलवे के कर्मचारी है सबके बच्चे वो स्कूल में पढ़ते नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो तुम चूज कर सकते हो ना बाहर की स्कूल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है उसमें। पर जो स्कूल में तुम गवर्नमेंट के तरफ से जो स्कूल दी गई है सरकारी एम्प्लॉइज के बच्चों को, या वो पुलिस वालों का बच्चा हो या वो हमारे रेलवे वालों का बच्चा हो या किसी भी गवर्नमेंट के तरफ से जो एम्प्लॉइज है किसी भी कैपेसिटी में रहे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि वो सेम गवर्नमेंट स्कूल जैसे। देखिए जैसे अभी जहां तक मुझे पता है, जैसे अभी मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब पे। अच्छा, तो ऐसा गवर्नमेंट के तरफ से स्कूल वगैरह ऐसा तो मिलना है नहीं। जो स्कूल में एडमिशन देना था वो मम्मी और पापा के दोनों के डिसीजन से हुआ था कि किस स्कूल में एडमिशन लेना है। तो उस तरीके से हुआ था, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल मिलना ऐसा नहीं था। तो स्कूल अलाउड तो होती है ना कोई की जो एक फंडेड स्कूल्स रहती है, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होती है, फिर एक सेमी फंडेड रहती है और फिर एक प्राइवेट रहती है। तो जनरली मैंने देखा है कि सेमी फंडेड या फंडेड में ही पढ़ते हैं। जैसे अगर कोई पुलिस में है तो जनरली उनके बच्चे फिर एक ही जगह पे पढ़ेंगे जहाँ पे उनके क्वार्टर्स के पास की जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां। बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है क्या? उस बारे में उतना आइडिया तो है नहीं मुझे, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ मेरे सामने देखा नहीं है या फिर किसी में पहचान वाले के, तो उसका नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में। ठीक है, मुझे मुझे एक बात बताओ कि पॉलिटिशियंस को अब जिस तरीके के कपड़े तुमने पहने, इट इज वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक फॉर समबडी हु 16 years old। कि अब इसमें कोई बुरा मत मान लेना, लेकिन ऐसे कपड़े मैं नहीं पहनता था जब मैं 16 साल का था। या जब तुम कहीं एक पब्लिक इवेंट में जा रहे हो तो तुम्हारे उम्र के बाकी के बच्चे वैसे कपड़े नहीं पहनते। तो किसी एस्पायरिंग पॉलिटिशियन को या पॉलिटिशियन को ऐसे कपड़े पहनना जरूरी होता है या इससे क्या फर्क पड़ जाता है? इसमें तो देखिए हमारे अभी भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस है जो सिंपल टी शर्ट पहन लेते हैं, सिंपल पैंट पहन लेते हैं और वैसे ही इसमें वो असेंबली या पार्लियामेंट में भी जाते हैं। ठीक है, या फिर उनका कोई पब्लिक इवेंट हो गया, कैंपेन हो गया उनके क्षेत्र में, उनके चुनाव क्षेत्र, तो ये ऐसा मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन एक अच्छे एक ड्रेसिंग सेंस दिखता है। जहां तक मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी होगा तो मुझे आइडिया नहीं है जो रियल पॉलिटिशियंस है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो तो आपकी ड्रेसिंग सेंस मायने रखती है, ये मेरा कहना है। और मेरे जो कलीग्स है यूथ पार्लियामेंट्स के, तो उसमें भी ऐसा होता है कि प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस से आप आइए, क्योंकि आप एक जो संसद में आप बात कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का मंदिर है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप वहाँ पे लॉ बना रहे हो। तो ऐसे इसमें जो मेरे कलीग्स भी रहते हैं सब इस प्रकार से ड्रेसिंग करते सभी इस प्रकार से ड्रेसिंग करते हैं। तो डिफरेंट फील नहीं होता बाकी के जो 16 साल के लोग हैं? लाइक जनरली अगर मैं आपको भूल जाऊं और मैं सिर्फ एक 16 साल का लड़का कैसा अपना दिन स्पेंड करता है, सबसे पहले तो वो 7 या 6 घंटे पढ़ाई या स्कूल या ट्यूशन में रहेगा। ठीक है, फिर वो शाम को क्रिकेट खेल लेगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेगा, फोन पे इंस्टा चला लेगा, मैक्सिमम तो सोशल मीडिया चला लेगा और फिर वो सो जाएगा। तो उन लोगों का जैसा दिन जाता है और तुम्हारा जैसा दिन जा रहा है कंप्लीटली डिफरेंट है। तो कभी मिस आउट नहीं करते हो चीजों पे कि यार मैं क्रिकेट भी तो खेल सकता हूँ 3 घंटे जाके? या जैसे अगर तुम यूथ पार्लियामेंट नहीं कर रहे हो, तुम अगर एबीवीपी के इवेंट पे नहीं जा रहे हो, तुम अगर क्लैट की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तब तुम क्या करते हो? तब कुछ नहीं, मैं अपने कजिन्स के घर जाता हूँ, चिल करता हूँ। चिल करने का तुम्हारे लिए मतलब क्या है? वही उनके साथ मजाक मस्ती करना, उनके साथ उनके घर में डॉग्स वगैरह भी है, उनके साथ खेल लेना। ठीक है, या फिर मेरे जो कजिन्स है वो फूड्स बनाना उनको बहुत अच्छा लगता है, खाना बनाना। हाँ, जैसा पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, तो ऐसा सब चीजें बनाते, तो ये इस सब चीजों में टाइम स्पेंड होता है। तुम बनाते हो, खाना बनाते हो? नहीं, मुझे तो उतना आता नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी मुझे सिखा रही है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जैसा कैसी बात है कि पापा तो घर पे रहते नहीं है, वो उनकी पोस्टिंग बाहर का हुआ है। मम्मी जब ड्यूटी पे जाती है, सुबह सुबह चली जाती है मम्मी, क्योंकि जब ट्रेन जब आती है उस टाइम पे वो आती है, ट्रेन ड्यूटी रहती है।
और जिस टाइम मैं घर पे रहता हूँ, अगर मम्मी की ट्रेन कभी सुबह की है फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो वो जल्दी जल्दी अपना पूरा वाइंड अप करके चली जाती है, क्योंकि बस Okay. टाइम रहता है कि वो कभी कभी मोस्टली खाना बना के ही जाती है। लेकिन अगर कोई एकदम लेट हो गया तो उस चीज में नहीं करती। तो वो चीज में फिर मुझे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं घर में फिर खुद से खाना बना लूँ। तो ये सब चीजें मम्मी मुझे सिखा रही है और मैं सीख भी रहा हूँ। अच्छा लग रहा है सीखना? खाना वाना बनाना अच्छा लगता है जब घर के काम भी करते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो घर का काम पूरा करते हो? कोई उसमें दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बस ये बात है कि कभी कभी आलस आता है थोड़ा बहुत, लेकिन करना ही पड़ता है। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज देखी थी कि एक यंग बच्चों का ग्रुप है जो साइकिल चोरी कर रहा था ताकि वो लोग वो साइकिल को बेचकर खर्रा खा सके, नागपुर की भाषा में, या गुटखा खा सके, या वो लोग नशा कर सकें किस चीज का। और ये एक सोसाइटी का बच्चा है जो ये कर रहा है 12 साल की एज में, और एक सोसाइटी के एकदम ही ऑपोजिट फ्रंट पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। What is your message to somebody who you think right now he is in a wrong direction as a youth? That they are in a completely wrong direction. What is the right direction that somebody of your age should follow? कि इस दिशा पे चलोगे तो भला हो ही जाएगा. What do you think that the youth should do? देखिए सबसे पहला यूथ की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहली जो मेन चीज मायने रखती है वो रहती है पेरेंटिंग। ठीक है. कि बच्चे की पेरेंटिंग किस तरीके से हो रही है। उसके बाद में जो बच्चा है उसकी संगत कैसी है। अगर आप एक ऐसे ग्रुप पे बैठ रहे हो जहाँ पे सभी पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं कि हमें सामने जाकर कुछ करना है, तो आपका माइंडसेट भी उसी प्रकार से ग्रो होगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई जो सर्कल है वो ऐसा है कि आपको हर बार डिमोटिवेट कर रहा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपका माइंड भी उसी तरह से शेप करना चालू कर देता है। ठीक है। एक फेमस फिलोसोफर थे, उनका कहना था कि आप अगर कोई भी एक कंट्री है और उसकी पॉपुलेशन मेनली यूथ है, यूथ पॉपुलेशन है, तो आप मुझे उस यूथ की इंस्पिरेशन क्या है वो बता दो, मैं उस कंट्री का फ्यूचर बता दूं। तो तुम्हारी और तुम्हारे ग्रुप की इंस्पिरेशन कौन है? अगर एक नाम लेना हो या एक आइडियोलॉजी के बारे में बोलना हो, तो व्हाट इज इंस्पायरिंग यू गाइस, you and your crew? Because everybody 16-17 years, I've met everybody 16-17 years. What is inspiring you guys to do this? ये मेन बात कि अगर आज हम काम करेंगे अपनी चीजों पर, कल को जाके जब हम सक्सेस होंगे तो हम लोगों की भी मदद कर पाएंगे। और जो ये भावनाएं हमारे सामने आती है, जब हमारे माइंड में ये इमेजेस बनती है कि किस प्रकार से हम लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद मिलेंगे, तो यही चीज है जो हमें मोटिवेट करती है कि हमें जनता के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए कुछ ना कुछ करना है। ठीक है। ये चीज हमें मोटिवेट करती है। और मैं बताना चाहूंगी मेरी पर्सनल इससे, टीम के इससे नहीं, पर्सनल इससे, जो मैं पहले एकदम इंट्रोवर्ट टाइप का, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह उतना था नहीं। जो मेरे लाइफ में इंस्पिरेशन जो आई थी वो आई थी सलमान खान की वजह से। सलमान खान की वजह से? सलमान खान से कैसे इंस्पायर हो गए तुम? सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बड़े फैन हो? क्योंकि उस टाइम में कैसा था, मुझे हंसी आ रही बात नहीं नहीं ठीक है, लेकिन हम भी हंस लेंगे। बिल्कुल। जब 9th-10th में मैं था, हाँ, तो सलमान खान के बारे में देखते थे, रील्स वगैरह उनके आते थे, एडिट्स वगैरह, उनकी मूवीज वगैरह देखते थे। तो देखते थे जिस प्रकार से उनका एक फैन बेस क्रिएट हुआ है, हाँ, और जिस प्रकार की उनकी इमेज बॉलीवुड में है, हाँ, जो सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ। रिस्पेक्ट करते हैं कि डरते हैं? जो आप समझिए, नहीं नहीं, जो लोग समझते हैं। ऑनेस्ट बात बताओ मुझे कि रिस्पेक्ट करी जाती है क्योंकि तुम भी सलमान खान फैन हो? बॉलीवुड में बहुत सारे लोग डरते हैं इसलिए वो रिस्पेक्ट करते तो तुम बोल रहे हो डर होना जरूरी है? हैं। तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा इसके ऊपर में, क्योंकि लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्यों डरते हैं। अच्छा ठीक है, तो सलमान खान ने इंस्पायर कैसे किया ये मुझे बताओ। इंस्पायर मतलब वही थी कि जिस प्रकार से उनका फैन बेस है, जिस प्रकार से लोग उनको चाहते हैं, और जिस प्रकार से उनका अपना बीइंग ह्यूमन की चैरिटी वाला जो उनका एक फाउंडेशन है, जिस प्रकार से लोगों को भी मदद करते हैं, तो यही मेन चीजें थी। और उनकी जो पर्सनैलिटी है मेनली, वो पर्सनैलिटी ने बहुत इंस्पायर किया था। एक एक्सट्रोवर्ट टाइप की एक खुद में एक इमेज जागरूक करने के लिए, यही सब चीजें थी। एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी क्यों है तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर किसी भी प्रोफेशन की बात, बिल्कुल हम स्टूडेंट की भी पर्सपेक्टिव से पकड़ लिया, किसी भी चीज से, अगर आपके सामने कुछ अगर गलत हो रहा है, हाँ, और अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आपको पता है वो गलत हो रहा है, तो फिर आप उस चीज में आवाज ढूंढा। ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन एक्सट्रोवर्ट है तो वो सामने वाले को क्वेश्चनिंग करने का दम रखता है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का दम रखता है, किसी चीज पर बोलने का दम रखता है। तो मुझे लगता है एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है। ठीक है। ये सब। तो तुमने
तुम्हारी इंस्पिरेशन कहीं पॉलिटिकल लीनिंग आती है, जो तुमने यूथ यंग लेवल पे तुम न्यूज चैनल्स को तुमने देखा, पॉलिटिशियंस को देखा, सारी चीजें देखी, तो न्यूज चैनल को देख के तो तुम मीडिया पर्सनालिटी भी बन सकते थे, वहां भी तुमको बोलने का इक्वल मौका मिल जाता। तुम न्यूज चैनल्स और जो संसद जिस तरीके से चलती है उससे इंस्पायर होके तुम सिविल सर्वेंट भी बन सकते थे। तुम जिस तरीके से ये लीगल प्रोसीडिंग चलती है जुडिशियरी में भी जा सकते हो। तो बहुत हद तक के अब इस बारे में बात करते हैं कि अगर जुडिशियरी या लेजिस्लेचर जो है, एक वो हमारा डेमोक्रेसी का एक विंग है, पिलर है, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव है, एक आपका इलेक्टेड है। तो पॉलिटिक्स और लॉ, अब ये दोनों चीजें आप परस्यू कर रहे हो, इनमें से अगर एक ही जगह पे करियर बनाना रहा तो किसमें बनाओगे? देखिए कैसा है कि मुझे लगता है अगर कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो उसे स्टेप बाय स्टेप करना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। हम्म। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो उसके पहले हमें एजुकेशन भी जरूरी है। ठीक है। क्योंकि इस देश में जहाँ पे एजुकेशनल यूथ है उन लोगों की समस्याएं समझना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी के पॉलिटिशियंस नहीं समझते हो, लेकिन अगर आप एजुकेटेड पॉलिटिशियंस हो, आपके पास अगर अच्छे खासे डिपार्टमेंट की डिग्री है आपके पास में, तब सब लोगों से, आपके एजुकेशन के कारण सब लोगों से अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते। ठीक है। ये मुझे लगता है। तो अगर तुमको ऐसा लगता है डायरेक्टली कि अगर जो संसद में या विधान भवन में या विधानसभा में जो लोग बैठे हैं, अगर ज्यादा एजुकेटेड लोग वहां तक पहुंचने लग गए तो इंडिया में बेटर डिसीजन आएंगे? देखिए डिसीजन तो अभी भी आ रहे हैं, अच्छे डिसीजन ही आ रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बोला कि अगर एजुकेटेड लोग अगर जहाँ पे जाकर डिसीजन ले रहे हैं तो अच्छा होगा, तो डेफिनेटली अच्छा होगा, डेफिनेटली देश के लिए अच्छा होगा। तो तुम कभी भी जो तुम्हारा लॉ का करियर है, एक तो होता है लॉ की पढ़ाई करना, दूसरा होता है कि लॉ में करियर बनाना, तो तुम्हारा इंटरेस्ट लॉ में सिर्फ पढ़ाई करने जितना है कि तुम एक कैन यू सी योर सेल्फ बिकमिंग अ फुल टाइम लॉयर जो कि एक अपील कर रहा है कोर्ट को किसी क्लाइंट के लिए और उनसे पैसे चार्ज कर रहा है, दैट, और विल यू जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री कि भाई अब मैं एक लॉयर कहलाता हूँ, अब मैं LLB लगा सकता हूँ मेरे नाम के आगे, अब मेरे को फुल टाइम पॉलिटिक्स में जाने का लाइसेंस मिल चुका है कि अब मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि लॉ को भी उतना ही एक्टिव अपने करियर में रखना चाहते हो? जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ में भी दो टाइप है, कॉर्पोरेट और लिटिगेशन। जो आपने कोर्ट वाली बात की, कोर्ट में जाके सामने वाले लॉयर से डिबेट करना, जज के सामने प्रेजेंटेशन करना, ये सब आता है लिटिगेशन, जो कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा आता है कॉर्पोरेट लॉयर, वो वर्क्स फॉर कंपनीज एज अ लॉयर। ठीक है, तो मेरा ये गोल है कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ में जाना है। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ में जाने के बाद जब लॉ फर्म में जॉब्स लगती है, लॉ फर्म में मैं 10 से 20 साल वहां पे स्पेंड करूं, वहां पे पूरा कॉर्पोरेट लॉ में सर्व करूं मैं, जो कुछ बेसिक अर्निंग होती है, ये पर्सनल पर्सपेक्टिव भी बहुत मायने रखता है फैमिली के लिए वगैरह भी। तो मेरा यही गोल है कि मैं पहले कॉर्पोरेट लॉ में जाऊँ, पहले जॉब करूं मैं वहां पे, उसके बाद में जब मुझे लगता है कि अच्छा खासा स्टेबल इनकम फैमिली के लोग कमा लिए, उसके बाद में मैं पॉलिटिक्स में। उसके बाद में? जी बिल्कुल। पर तब तक ग्राउंड लेवल पे काम करना उतना इजी रहता है क्या? जब अगर तुम एक करियर आर्ट या जैसे अगर तुम कॉर्पोरेट लॉ की बात कर रहे हो, तो अगर तुमको डेलोवाइट या मैकेंजी या तुमको EY हायर करेगी तो वो लोग तो 16 घंटे काम करवाते हैं, वो सैलरी भी वैसी देते हैं, बट वो लोग 16 घंटे काम भी करवाते हैं। तो फिर तुम स्टूडेंट वेलफेयर और पॉलिटिकल वेलफेयर और अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है उसको पैरेलल में रन कैसे कर सकते हो? फिर कभी ना कभी तो एक आएगी बात की भाई क्या मैं मैकेंजी से जो सैलरी ले रहा हूँ, विच इज अ 7 फिगर सैलरी, कैन आई कंटिन्यू टू डू दैट और कैन आई जस्ट गो बैक ऑन द ग्राउंड जो आप अभी कर रहे हो, एंड कैन आई कंटिन्यू टू सर्व द पीपल फ्रॉम देयर? मेरा मेन उद्देश्य इसलिए मुझे लगता है कि मैंने इसकी शुरुआत जल्दी की। ठीक है, जितना जल्दी आप किसी भी कार्य के लिए शुरुआत करते हो, उस कार्य के पूर्ण होने के चांसेस जो रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। अभी से जो मैं काम कर रहा हूँ, अभी जो मेरी एज रहेगी इलेक्शन में, इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल करने की, अभी मेरे पास लगभग 9 से 10 साल है। और मेरे एक रिलेटिव भी है, वो भी मुझे कहते हैं कि तेरे पास बहुत टाइम है, इस टाइम में तू सोना न्यू डायरेक्ट हीरा बनेगा, डायमंड बनेगा, ऐसे है मेरे रिलेटिव वो कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस ड्यूरेशन में जितना काम मुझे करना चाहिए उतना मैं काम करूंगा। और जब बात है कि लॉ फर्म्स की, उसमें एक टिपिकल अपना एक टाइम देकर मैं उसमें सर्व करूंगा। और जब मुझे लगेगा, जैसे मैंने बोला कि जब मुझे लगा कि अब इनफ है, तो मैं कितने भी डिजिट्स की वो सैलरी रहेंगी मैं छोड़ने के लिए तैयार।
अच्छा, क्योंकि मेन मुझे सर्व, मेरा मेन गोल ही वो है कि सर्व करना है देश के लिए, लोगों के लिए। क्योंकि पॉलिटिक्स में तो जो सैलरी मिलती है वो तो जब आप इलेक्टेड बॉडी में जाते हो, या तो आप नगर सेवक बन के जाओ, या तो आप कारपोरेटर बन के जाओ, आप एमएलए बन के जाओ, तब आपको वहां पे जाके आपको सैलरी मिलती है। उसके पहले डायरेक्ट अर्निंग सोर्स पॉलिटिक्स का कोई है नहीं। करेक्ट। तो ये सब लोग लोक सेवा के लिए उसके अंदर जाते हैं, शुरू करने के लिए तो एटलीस्ट, विच मेक सेंस। तो आपका ऐसा प्लान है कि यू विल कंप्लीट योर लॉ डिग्री, देन यू विल अर्न इनफ दैट योर फैमिली इज सस्टेन्ड, then you'll go back to the ground level politics and you will be involved. Can I see you becoming the president of some NLU which you join? I will try for it. You will try for it. Yes. Do you know that Maharashtra में the student body elections have been banned? उसका रीजन जानते हो? वायलेंस, लोगों को धमकी देना कि अगर इलेक्शन में खड़े हो गए तो आपको ये कर देंगे, मेनली तो मैंने वही सुना है उसके बारे में। तो इसका इसका इसके बारे में मुझे बताओ कि वायलेंस क्यों हो रहा है इतना। अगर क्योंकि बाकी भी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस होते हैं, वहां पे अभी इतने साल से जो एबीवीपी की सीट थी वो भी एनएसयूआई को मिली है, रौनक खत्री को। तो वहां पे भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, वहां पे भी अग्रेशन रहता है, वायलेंस तो वहां भी हो रहा है, अरेस्ट हुए 2-3 बार, रिमांड में लिया गया है एबीवीपी के भी हेड को और एनएसयूआई के भी हेड को रिमांड में लिया गया है, उनको पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। और ये तो महाराष्ट्र में इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा है क्या स्टूडेंट्स के अंदर, अगर इलेक्शन को अलाउ कर दिया गया तो? ये पहले होता था। हाँ, पहले होता था, पहले होते थे। उसके लिए वायलेंस बढ़ने लगा, इसलिए वो बाद में बैन करती है, बराबर। क्योंकि जैसे जो कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए खड़ा करते थे यूनिवर्सिटी के लिए, तो जो बाकी के जो सामने के पार्टी वाले थे, जहां तक मैंने सुना है कि वो धमकी देते थे कि अगर तू इलेक्शन में खड़ा हुआ तो उनको कुछ भी डेथ थ्रेट देते थे कि तुमको किडनैप कर लेंगे, तुम्हारा मर्डर कर लेंगे, ये सब कर देंगे। उसके बाद ये बैन हुआ। तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शंस चालू करना बहुत जरूरी है। इलेक्शन चालू करना जरूरी है वायलेंस को रोकने के लिए। जी, मतलब जिस प्रकार से ये प्रक्रिया चल रही है, मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें इलेक्ट होकर आता है, वो चीज पर कोई भी इसका हो, कोई भी पार्टी का, अगर वो इलेक्ट होकर आता है तो उसका सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य ये बनता है कि वो इस समस्या को सुलझाए। ठीक है, कि इसका मूल रूप है क्या, लोग चाहते क्या है, स्टूडेंट्स चाहते क्या है। और जो लोग धमकी देते कि इलेक्शन में खड़ा होगा तो ये कर देगा, ये जो भूमिका है एक कायर लोगों की भूमिका है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होगा, इसका प्रेजेंस हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, ये सबसे ज्यादा जनता को कवर करेगा, ये कायरता होती है, फिर थ्रेट्स आने लग जाते हैं। जी। तो तुमने पर्सनल लेवल पे कभी किसी थ्रेट को रिसीव किया है जब तुम पब्लिक लेवल पे जाते हो? भले तुम और तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स दोनों 16 साल के हैं, बट क्या इतना ज्यादा अग्रेशन रहता है इतने छोटे एज में भी? मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारा पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं, हमारी पार्लियामेंट, तो जो हमारे अपोजिशन वाले रहते हैं, पार्लियामेंट में एक टर्म होता है 0 आर। 0 आर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आपकी पूरी बिल्स की पूरी प्रोसीडिंग हो जाती है तो लास्ट में 0 आर स्पीकर सर जो रहते हैं वो इसे चालू कर देते हैं। 0 आर मतलब ऐसा रहता है अगर किसी को स्पीच देने का मौका नहीं मिला या आपके नेशनल लेवल पर जो कोई प्रॉब्लम चल रहा है, 0 आर में कैसे भी उठकर बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसमें ज्यादा स्पीकर सर के ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, वो भी ज्यादा रोक टोक करते नहीं। तो मेनली ऐसा था कि जब 0 आर रहता है, और ये हमारे सिमुलेशन भी बहुत एक फन टाइप रहता है इसमें 0 आर में। तो जब ये 0 आर चालू होता है तो हमारे अपोजिशन वाले भी बहुत एग्रेसिव रहते हैं, हम लोग भी बहुत एग्रेसिव रहते हैं। लेकिन वो ये है कि जब 0 आर खत्म होता है या फिर हमारे भी पार्लियामेंट सेशन में बीच बीच में ब्रेक होते हैं, तो सेशन के टाइम में तो सब एक दूसरे पर खुन्नस दिखाने रहते हैं। लेकिन जब ब्रेक लेता है, मतलब ब्रेक जब होता है, सब होते हैं एक साथ आते हैं, गले मिलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं ब्रेक में, तो ये सब चलता है। तो ये तो मैंने नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में भी सुना है कि जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन बंद होता है, कैमरा ऑफ कैमरा जो उनकी कैंटीन रहती है, एंड मैंने ये किसी जर्नलिस्ट से ही सुना है जो जिन्होंने एक्चुअली ये कैंटीन में सीन देखा है कि सभी दोस्त रहते हैं। मतलब मोदी जी और ओवैसी भी दोस्ती है वहां पे, अमित शाह और राहुल गांधी भी दोस्ती है, सब वहां पे बैठे हैं, सब चिल कर रहे हैं। तो जब इतना फ्रेंडली है तो अग्रेशन का तो फिर स्कोप नहीं आना चाहिए। बट जब इलेक्शन आते हैं तो इतना अग्रेशन हर जगह से दिखता है। अग्रेशन दिखता है, प्रदर्शन दिखता है हर जगह से, रायट्स हो जाते हैं, कभी कभी टीयर गैस का उपयोग करना पड़ता है, इतनी सारी अग्रेशन। तो आपके हिसाब से इफ यू आर लीडिंग अ पॉलिटिकल रैली और यू आर
पार्टिसिपेटिंग इन अ पॉलिटिकल रैली और आपको पता है कि अब सिचुएशन खराब होने वाली है, व्हाट इन योर कैपेसिटी यू कैन डू? अगर मैं इलेक्शन में हूँ तो अगर आप उस रैली को कंडक्ट करवा रहे हो और आपको पता है कि अब यहाँ पे सिचुएशन साउथ हो गई है या होने वाली है या कुछ तगड़ा होगा विवाद, व्हाट इज योर कैपेसिटी कि आप अगर उस टाइम पे अगर मैं हूँ और मुझे पता चला है कि अभी सिचुएशन जो है वो खराब होने वाली है, तो मेरा सबसे पहला काम ये है कि वो रैली को वही की वही रोक दिया जाए। क्योंकि अगर रैली को मैंने कंटिन्यू किया तो दंगे और भड़केंगे। बाद में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर आएंगी वो ऑब्वियस सी बात है मेरे ऊपर ही आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जब पता था कि दंगे भड़कने वाले तो आपने रोका क्यों? तो मेरे ख्याल से वो रैली को तभी के तभी रोक देना जरूरी है। झगड़ा हुआ है कभी स्कूल पे? झगड़ा हुआ है? झगड़ा वगैरह तो हुआ नहीं क्योंकि उस टाइम में मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था। नहीं हुआ है। तो किसी ने बुली किया है तुमको? नहीं। जो कोई स्ट्रैचर में तुमसे हाइट में बड़ा हो या कोई बॉडी बिल्डर हो, कोई सलमान खान टाइप का आ गया और तुम तो अभी नहीं उनसे लड़ पा रहे हो फिजिकली, तो तुमको किसी ने वर्बली ओवर पावर करने की कोशिश करी? ये जब हुआ था, जब मैं 10th में आया था नागपुर में, हाँ, वो लोग बस ऐसे दिखाते थे, खुन्नस करते थे। ये बोर्ड्स का टाइम हुआ था मेरा एक बार। अच्छा। कि बात ऐसी थी कि हमारा बोर्ड्स का वो लास्ट डे था, ज्योग्राफी का पेपर था आई थिंक। तो मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, मेरी कास्ट की थी और पेपर चालू होने को थोड़ा टाइम था। तो अभी हम वही पेपर के हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं क्या नहीं। तो जिस स्कूल में 10th में आने के बाद मैंने एडमिशन लिया था, हाँ, वो मेरी क्लास का एक लड़का था थोड़ा सा मेरे से हाइटेड था थोड़ा। हाँ, तो वो लास्ट बेंच पे बैठा था। हाँ, अभी हमारे यहाँ पे बातचीत चली, डिस्कस कर रहे थे हम। तो वो पीछे से कमेंटिंग कर रहा था। अच्छा। कि बोल नहीं सकता अभी माइक पे मैं, हाँ, लेकिन मैंने बोला कि भाई मत कर, दूसरे स्कूल की दूसरे कॉलेज की लड़की है, अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो वो लड़की फिर उठ के अपने फ्रेंड के पास चली। तो बोलते कौन है? बोलते लड़की, बोलते कौन? भाई बोला यार बोर्ड्स पूरे खत्म होने को आए, तेरे रो में बैठती है, तू देखता है, तेरे को पता नहीं कौन है? नहीं तू उससे बात कर रहा था। बोलते बात तो सभी करते हैं। बोला इसमें तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ। बोलते आवाज नीचे करके बात कर। अरे आवाज नीचे करेक्ट। बोला आवाज कब उठानी है और कब नीचे करनी है, हाँ, ये तुम नहीं बताओ तो ये अच्छा रहेगा। नहीं बोला क्या उसको? मतलब डायलॉग बाजी बचपन से सीख रहे हो, मतलब है ना, जो एक किरदार निभाना है तुमको पॉलिटिशियन का, तो उसके लिए तुम मतलब एक प्रॉपर मटेरियल अपने अंदर में तुम इनकलकेट कर रहे हो ज्यादा। लेकिन तब ये पॉलिटिक्स का तब कीड़ा नहीं था मेरे में। कीड़ा नहीं, ये कीड़ा तो रहता है, देखो ये कीड़ा उजागर बाद में होता है, लेकिन ये रहता है जिससे आदमी अपनी भाषा, अपने कपड़े, अपने बाल, अपनी तहजीब, बोलने का हर एक चीज अपनी पर्सनालिटी में वो डालना चालू कर देता है, जिससे उसको कहीं ना कहीं आगे जाके जब टाइम आए, जैसे तुम्हारा टाइम आएगा आज से 9 या 10 साल बाद, तब उसमें हेल्प हो। तो ये तो पर्सनालिटी में अपने ट्रेट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो फिर उसका भी एक डायलॉग आया, ये आंखें नीचे करके बात कर। हाँ। मैं बोला क्यों? बोलते आंखें नीचे करके बात कर वरना तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेल। पूरा पिक्चर का सीन चल रहा है और ये चल रहा है बस दोनों में। हाँ। बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ा, सब अपने में लगे। हाँ, क्योंकि दो अब 10वीं के बच्चे अगर दो लड़ रहे हैं तो कोई कौन ध्यान दे देगा? किसी को पता भी नहीं था, बस एकदम नॉर्मल धीरे धीरे आवाज में बात चल रही। हाँ। उतने में फिर इन्विजिलेटर आ गए। फिर हाँ। भी आ गए, सब शांति वगैरह उठा, एग्जाम वगैरह दे दिए। तुमने बोला? हाँ मैंने बोला हाँ मिलता हूँ बोलते आओ तुमसे। हाँ। तो बोर्ड का खत्म हुआ, अभी मेरे फ्रेंड थे, इसमें से मेरे टीम मेंबर बैठे हुए पीछे। हाँ। वो भी थे उस टाइम पे, मेरी क्लास में थे वो। हाँ। तो अभी ये सब पूरा लड़कों का वगैरह पूरा झुंड जमा हो गया वहां पे। आ गए, वो लड़का खड़ा है, उसके साथ वाला एक आया हो, क्या हुआ बोलते कौन है? बोलते किसने क्या किया? बोलते देखो, बोलते जल्दी बता कौन है? बोलते बोला भाई मैं चुप बोला। टोन चेंज उसकी, क्या किया? बोलते उसको पूछ, तेरा दोस्त है ना? बोला पूछ उसको क्या किया। तो बोलते इसको थोड़ा बहुत मैंने ऐसा बोल दिया। बोलते तो उतने में गुस्सा करने लगा। बोलते मैं बोला एक काम कर, तू कल को किसी अनजान लड़की को आके बैठ बोला यहाँ पे, और मैं देखो कमेंटिंग करता हूँ कौन है क्या है, फिर तू क्या करेंगे? बोला मेरा मैं देख लूंगा। बोलते मैं भी मेरा ही देख रहा बोला इस टाइम पे। अगर तेरे साथ कोई दूसरे स्कूल की लड़की से बात कर रहा है तो उसके दिमाग में क्या तेरा इंप्रेशन पड़ेगा? ये तो सोचना चाहिए ना कभी सामने वाले ने। तो ये ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बाद में बोले ठीक है, बोले सॉरी बोले। ये तो मुझे लगता है कि हर भले ही तुम 5वीं कक्षा में हो, भले ही तुम 10वीं कक्षा में हो,
हर क्लास में एक लड़का ऐसा होता है जिसको लगता है कि वो उस क्लास का राजा है, अरे और वो वैसे ही ऑपरेट करता है फिर वो। स्कूल में था ना मैं 10th में, हाँ। वहां पे एक नहीं, सारे लड़के लड़कियों के साथ लड़कियां भी सभी वैसे थे। टीचर को नहीं गिनते थे वो लोग। ये नहीं गिनना है, ये पूरी नागपुरी भाषा आ गई ना कि टीचर को नहीं गिनते, हाँ। एक कोई और नहीं बोलता, ये सिर्फ अपन बोल। नागपुर का ही है ये। अच्छा मुझे बताओ, तुमको कभी, जैसे तुम्हारा ये पूरा किरदार है जो तन्मय सलामे का एक किरदार है रिस्पॉन्सिबल बच्चे का, जहाँ पे नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, पॉलिटिक्स भी हो रही है, एबीवीपी के साथ में सोशल वर्क हो रहा है और पब्लिक स्पीचेस हो रही है, कभी तो ऐसा टाइम आता होगा ना कि ये सब छोड़कर मैं एक आम जो 16 साल का लड़का है नागपुर का, उसके जैसे बिहेव करूं? बहुत आता है कभी कभी, ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया वीडियो सब हटा दूं, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स सब भूल जाओ, हाफ पैंट पहन के टायर घुमाओ रास्तों पर। टायर घुमाऊं तो अरे ये तो तुम बहुत ज्यादा पीछे चले गए। नहीं, मेरे मेरे एरिया में अभी भी मतलब जैसे जहाँ मेरे क्वार्टर्स है, हाँ। पीछे में स्लम्स है, हाँ। तो वहां पे अभी भी बहुत सारे बच्चे जो अभी भी करते हैं, करते हैं भी? बहुत कम देखने को मिलता है। तुम करते हो क्या उनके साथ में जाके? मैं जब गाँव जाता हूँ, हाँ। तो गाँव वालों के साथ करता हूँ, इधर नहीं करता है। अच्छा, तो वो गांव में जाके रिलैक्स करते हो हाँ। अभी? ये मेरे लिए जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक सोसाइटी है 16 साल की, जिसमें पूरी पूरी लड़के और लड़कियों की जो फौज है, उनका प्राइमल फोकस लाइफ में है डेटिंग करना, सोशल मीडिया पे फेमस होना, और है ना मार्क्स को छोड़ के फेम को चूज करना, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका रियल लाइफ से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। और फिर एक आ रहे हैं तुम्हारे जैसे लोग, या फिर तुम्हारे यूथ पार्लियामेंट के सारे ही लोग ऑन योर बिहाफ, आई कैन कॉम्प्लीमेंट देम, कि ये लोग 16 साल की एज में रविशंकर प्रसाद की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, कोई शशि थरूर की बायोग्राफी पढ़ रहा है, कोई नरेंद्र मोदी के जैसे बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई लालू प्रसाद यादव के बारे में सीख रहा है। एक ये भारत है, और एक ये दूसरा भारत है जहाँ पे हम एनकरेज कर रहे हैं इस बात को कि 16 साल की एज में अगर कोई इंस्टाग्राम पे आकर डांसिंग वीडियोस बना रहा है जिसमें डांस की स्किल से ज्यादा वो न्यूडिटी की स्किल और वायरलिटी की स्किल ज्यादा पॉपुलर है, तो विच पार्ट ऑफ द सोसाइटी डू यू थिंक इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? देखिए, अभी जो वे डांस वगैरह कर रहे हैं, वो उनका पर्सनल चॉइस, ठीक है। उन्हें अगर हम बोलेंगे, जैसे अब ये चलता है कि कपड़ों के बारे में, कपड़े ढंग से पहनने चाहिए, हाँ, उनको बोलेंगे कि कपड़े ढंग से पहनो, तो वो बोलेंगे तुम अपनी सोच बदलाओ, ठीक है, बराबर है। तो आज के टाइम पे किसी को कुछ बोलना ये भी बहुत भयंकर चीज है, ठीक है। तो किसी को ओपनली कुछ बोल नहीं सकते आज के टाइम पे। लेकिन जब बात आती है कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में कम एज में भी, मेरे से भी कम एज में, वो उन्होंने बहुत कुछ किया है और कर भी रहे हैं। जैसे एक यूट्यूबर है, उसका नाम पता नहीं, जब मैं छोटा था गेम वगैरह खेलता था मोबाइल पर, तो एक लड़का था, वो गेम खेलता, फ्री फायर खेलता था वो, उसकी एज मेरे से छोटा था वो, लेकिन फिर भी उस एज में लाखों की अर्निंग करता था यूट्यूब से, हाँ, गेम खेल कर सिर्फ। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग। तो ये भी एक है ना कि कोई तो एक तबका है सोसाइटी का जो कि बहुत ज्यादा मिसगाइडेड या मिसलीडेड है, कि वो इस तरीके का पर्पस इस एज में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। एंड आई नो कि सबका अलग अलग एज होता है टू आइडेंटिफाई देयर पर्पस। तो डू यू थिंक दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और डू यू थिंक दैट if this would have happened, whatever you are doing right now, if you started doing this at the age of 25, after living 10 years as the average youth lives, you know, with entertainment and dating and having girlfriend है तुम्हारी बात में? कभी ट्राई भी नहीं किया? क्या, क्यों? कभी सलमान खान की वजह से? वो आंसर आया है पीछे से। कभी डेटिंग ट्राई नहीं करी? नहीं। कभी तुम एक कैफे में जाकर नागपुर में, जो पनीनोज हो गया, कहीं सीसीडी हो गया, वहां जाके तुम बैठ के डेट पर नहीं कर? बिल्कुल नहीं, आज तक हुआ ही नहीं। क्यों? क्या पता, मतलब कभी तुमने ट्राई नहीं किया? स्टार्टिंग में ऐसा ठीक, मतलब ये तो सबका है, होता है किसी न किसी के पास अट्रैक्शन वगैरह, हाँ, ऐसा होता है, लेकिन वो डेटिंग वेटिंग तो कोई तो रीजन होगा, अंदर से भावना ही नहीं जाएगी डेटिंग करने की, क्योंकि ये सब चीजों में इतने इन्वॉल्व रहते हैं। क्या इसमें आरएसएस का इन्फ्लुएंस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सलमान खान का influence? सलमान खान का हो सकता है, और है भी, मुझे लगता है कई हद तक। तो अभी तो शादी करोगे ना कि नहीं? शादी तो करेंगे, शादी तो करेंगे, अभी नहीं, अभी मम्मी भी देखने वाली है वाला पॉडकास्ट, उनको मत दिखा देना ये। नहीं, कभी दरअसल मैं अपने मम्मी को ऐसा कुछ चीज हर बात बताता हूँ। तो तुमको कभी, अगर तुम्हारा कोई क्लासमेट है, ठीक है, जो कि
उस क्लास का शाहरुख खान है, जो कि यू नो मिस्टर पॉपुलर है या ये है, जो ही इज वेरी पॉपुलर विद द गर्ल्स एंड ही इज गोइंग ऑन डेट्स एंड ही हैज गर्लफ्रेंड्स एट दैट एज, एट द एज ऑफ 15, and you have your student drives and you know working for the welfare for the students. Do you not feel that you are missing on a lot of entertainment? लगता तो है कभी कभी, लेकिन बात वही है। एक बहुत किसी ने स्पीच में कहा था आपने कि जिंदगी के कुछ साल हाँ। अगर आप शेर जैसे जियोगे हाँ। तो आपकी जिंदगी आप गधे जैसे जियोगे, ठीक है, लेकिन अगर जिंदगी के कुछ साल आपने गधे जैसे मेहनत की ठीक है, तो जिंदगी पूरी शेर जैसे जियोगे। तो मैं Makes sense. इसी कोट को हाँ। अपने दिमाग में रखकर चलता हूँ। तुमको किसने सिखाया ये कोड? ये एक बार मैंने स्पीच दिया था, 10th में था मैं, तो स्पीच में एक ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, स्पीच और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था मैं, तो यूट्यूब में कुछ शॉर्ट्स आया था एक, अच्छा, तो ये कोट मैंने अपनी स्पीच में भी बोला था उस टाइम, और ये कोट को मैं अपने दिमाग में रख के चलता। ये तो यार बढ़िया, मतलब इट इज अमेजिंग टू अंडरस्टैंड हाउ दिस साइड ऑफ यू नो समबडी हु, बिकॉज सी मैंने एक मेरे वीडियो में पब्लिकली बोला भी है पहले कि मैं जानना चाहता हूँ कि जब देवेंद्र फडणवीस जी 16 साल के थे तो वो क्या करते थे, या फिर जब नरेंद्र मोदी जी 10 साल के थे तो वो क्या करते थे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब 10 साल का था तो मैं क्या करता था, ठीक है, और मुझे पता है कि मेरे कजिन्स जो 10 से 16 साल की एज में हैं वो लोग आज कैसे अपना दिन स्पेंड करते हैं। तो मुझे बस वो डिफरेंशिएटर जानना है कि कोई पॉलिटिशियन और कोई मेरे जैसा कॉर्पोरेट में काम करने वाला आदमी, इनके बचपन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है आइडियोलॉजी के हिसाब से, लाइफ चॉइसेस के हिसाब से। सो आई थिंक समबडी हु इज लाइक यू, एंड आई एम गिविंग यू दिस एज द हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गिव, थैंक यू, कि भाई समबडी लाइक देवेंद्र फडणवीस जी और नरेंद्र मोदी जी और एनी पॉलिटिशियन, किसी का भी आप नाम ले लो जो एक अच्छा पॉलिटिशियन है, जो यंग एज से पॉलिटिशियन है, बहुत ज्यादा पॉपुलर, they must have done something differently when they were your age than what I have done in, you know, that's why I'm the person asking questions and you are the person giving answers. Thank you. It's the ये पूरा पॉलिटिशियन वाला तुमने हाथ जोड़े ना, ये भी तुम प्रैक्टिस करते हो ना इस चीज की, सच्ची बताओ मेरे को। नहीं तुम मेरे को सच्ची बताओ, तुम ये जो तुमने प्रॉपर एक नेता के जैसे अभी हाथ जोड़े हैं, जबकि तुम 10 साल तक इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, तो ये तो तुमने प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस मतलब कैसा है कि जब कभी मैं पब्लिक इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे पब्लिक स्पीच वगैरह होते हैं, हाँ, तो लोगों से एक कनेक्ट करने की एक हाँ, आदत पड़ जाती है। ठीक है, वो मतलब आपके सामने 500,000 लोग बैठे हैं, हाँ, उनके सामने आपको सोच समझ कर बोलना है कि आप क्या बोल रहे हो। तो ये सब जब आपके सराउंडिंग में सब चीजें होती है तो आप लोगों की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि लोग हैं इसके कारण आपको, ठीक है, बराबर, तो एक भावना जगती है लोगों के प्रति। तो आप जब ये चीज कर रहे हो, हाँ, इसका मतलब आप लोगों के प्रति सम्मान दिखा रहे हो। तुम ये प्रैक्टिस करते हो कभी इन जेस्चर्स की, इन चीजों की, तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग के लिए, जैसे मिरर के सामने खड़े रह के, जैसे कोई एक्टर रहता है तो वो मिरर के सामने खुद को देखता है कि वो कैसा दिख रहा है, कि अगर वो मिरर के सामने आई कांटेक्ट कर पा रहा है तो वो पब्लिक के सामने या कैमरा के साथ में भी आई कांटेक्ट कर पाएगा। तुम भी ऐसा करते हो? ये मैं स्टार्टिंग में करता था, जब ये जर्नी का जब स्टार्ट हुआ था। हाँ, जब मैं स्पीचेस वगैरह देना जब स्टार्ट किया था मैंने, तो पहले तो थोड़ा डर लगता था क्योंकि स्टेज फियर होता है, तो तब लगता था डर, तो तब मैं प्रैक्टिस करता था मिरर में वगैरह देख के बात करने की। लेकिन तब से जो एक होल्ड आया है पब्लिक स्पीकिंग में, फिर तब से वो जरूरत ही नहीं पड़ी। आज जिस स्टेज पे जाएंगे, जो टॉपिक पे बात करना है वो खुलेआम बात करते हैं, पब्लिक की आंखों में आके नजर डाल के। ग्रेट। तो यही मुझे ऐसी 3 चीजें बताओ जो तुम पर्सनली एज अ सोशल वर्कर, एज somebody who's with organizations, tell me 3 things that you will solve in the next 10 years, because I will send this video to you after 10 years and I will ask if you have solved these or not. So tell me. So as in a student organization or anything in your life. In my life? Yes. What are the 3 things that you will solve for people? Okay, solve for people. As an elected representative or what? You decide, because it will take you on a journey. I will say it as a elected representative. For example, I'll tell you, for me, in the next 10 years, I want to try to create 1,000 jobs. Then I want to try to create a content company that creates content in Nagpur which nobody has ever seen. Then third,
I want to uplift the sports scene of Nagpur. These are the three things: 1,000 jobs for civil engineers, content company which nobody has seen, and sports based events or uplifting the entire sports scenario of Nagpur. These are my 10-year goals. Now you tell me your 10-year goals. सबसे पहले तो मेरा यही है कि सामने के सालों में से जब एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब मैं इलेक्ट होऊंगा तो मेरे जो पहले मैंने काम सोच के रखे अभी से, सबसे पहला तो है कि एक जिस जगह से मैं चुनकर आना चाहता हूँ उस जगह का नाम अभी मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहता, लेकिन वहाँ पे जो बस स्टॉप्स है वो उनकी क्वालिटी जो है वो बराबर है नहीं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैं उसे सुधारना चाहता हूँ, बस स्टैंड की जो फैसिलिटीज है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे कच्चे रोड है, हाईवे है लेकिन हाईवे से जो गांव के अंदर जो रोड लगे हैं वो कच्चे रोड है, और बहुत सारे गांव में अभी भी शौच की सुविधा नहीं है। ठीक है, तो मतलब पब्लिक लेवल पे कि घरों में नहीं? पब्लिक लेवल पे, पब्लिक लेवल पे शौचालय नहीं। तो वो फैसिलिटीज में उपलब्ध करा के देना चाहता हूँ, और मेडिकल फैसिलिटीज एज आई टोल्ड अर्लियर वो, और ये सब चीजें हैं। तो मेडिकल सैनिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। Now, when certain time has passed, I will send you this video and I will keep asking updates ki bhai, because my job is to ask questions. I will keep on asking you questions in the subsequent future so that you are held accountable for this. उससे होगा क्या कि मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने किसी को पूछा कि वो जो बोल के गए थे क्या वो कर रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी जो जर्नी चल रही है, मुझे अभी भी बहुत सारे मेल्स आते हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। किस कैपेसिटी में जुड़ना चाहते? आपकी टीम में जुड़ना, आप जैसे काम करना, मतलब उनका भी मैंने प्रोफाइल देखी, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में रुचि है, ठीक है, लेकिन उन्हें एक स्टेज नहीं मिल रहा। अच्छा, कि किस प्रकार से हम काम करें, ठीक है, तो वैसे लोगों को भी मैं साथ लेके चलना चाहता हूँ और उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये भी एक मेरा गोल है। Amazing. Somebody at the age of 17 so purposeful is very rare to see in a tier 2 or tier 3 background in India. ठीक है, somebody with no entrepreneurial economical backing, no family background which takes them to anywhere near politics, but still is motivated. Having this in this age is amazing. I am personally very interested to see that what happens when you are 26 and then what happens when you are 36. If by God's grace we both are alive, we will see that what has happened in the journey that started when you were 15. कि 15 साल में तुम अपनी जर्नी शुरू करोगे तो कहां तक आगे पहुंचते हो। मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी जब मैं 23 का था, तो ऑलरेडी तुम मेरे से 9 साल की लीड लेके बैठे हो। तो इससे एक बहुत बड़ा फर्क आता है। जो 9 साल की पर्सनालिटी तुम्हारी डेवलप होगी, जब तक तुम 23 या 24 के हो जाओगे तब तक जो डेवलपमेंट्स आएंगे, आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड टू सी कि लॉ पढ़ने के बाद और कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करने के बाद कोई पॉलिटिक्स में जाकर विधान भवन या ऐसी जगहों पर अपने एरिया को रिप्रेजेंट कैसे करता है और किस कैपेसिटी में करता है। तो दिस इज समथिंग आई एम वेरी पम्प्ड अप टू सी। I wish that people who watch this video, if they have even the minute interest in public service, they reach out to you or they join some kind of public platform जहाँ पे they are in public service, so that उनकी trajectory doesn't go towards the social media and wasting time on internet, and their trajectory becomes this social welfare and working for the people and that kind of things, which are values that you are representing right now. I really wish that somebody who's your age, even if 5 people reach out to you that okay Tanmay, I'm doing what you are doing, मेरे को वो करना है, I'll feel very blessed that I did this podcast. और रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रॉब्लम बताना चाहूंगा क्या है कि हमारे जो देश में जो मेनली यूथ है, बहुत सारी ऐसे है जिन्हें पॉलिटिक्स में रुचि है, लेकिन उनका पर्पस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आज जो मेन हम पॉलिटिशियंस देखते हैं मेन स्ट्रीम के, उनका क्या है, एग्रेसिव स्पीच देना, तो एक होता है वो पब्लिक के करना आ जाता है। अगर कहीं बाहर निकल रहे इवेंट के लिए तो प्रोटोकॉल व्हीकल्स, उनका कॉन्वे निकलना, वीआईपी सिक्योरिटी, ये सब चीजों से बहुत जन इन्फ्लुएंस होकर पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ठीक है, मेरी भी पहचान के बहुत है कि भाई जाएंगे, गाड़ी लेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, फॉर्च्यूनर में घूमेंगे, पॉलिटिशियन बन के, ये सब भाव। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस भाव से अगर राजनीति में आना चाहते हो ना, आपका कुछ भी नहीं होने वाला।
अगर आप चुन के भी आ गए ना, अगले 5 साल बाद जनता आपको मुड़ के भी नहीं देखेगी। ठीक है। और ये भाव बदलाना बहुत जरूरी है। और आज देखता हूं मैं मेरे पहचान के, या किसी भी सोशल मीडिया पे देख लो आप, पॉलिटिशियंस जो है, जैसा आपने भी बताया था कि एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने कैंटीन में देखा सब मिलजुल के थे, ऑन कैमरा उनका कुछ अलग होता है। हाँ। उसी प्रकार से ये जनता को नहीं समझता है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे हैं कि एक लीडर ने दूसरे लीडर के खिलाफ बोला तो उसके सपोर्टर इसके सपोर्टर दंगे करना चालू कर दिया। हाँ, ये होता है बहुत। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि किस चीज में सच में चीज इंपॉर्टेंट है क्या। दंगे करने, जो दंगे करते सोच समझ के कुछ भी करते थे। मुझे लगता है इसके पीछे का जो स्टेटमेंट दिया गया है, हाँ। उसके पीछे का आपको मूल रूप समझना चाहिए कि क्या बात चल रही है। हाँ। बिना सोचे कुछ भी एक्शन लेना नहीं चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए मेनली। करेक्ट। एक बहुत ज्यादा वेल रिहर्स्ड, वेल प्रैक्टिस्ड और वेल थॉट ऑफ वर्ड्स की मुझे आइडिया आता है जब तुम बात करते हो कि ये पहली बार जब कोई बात करता है ना, तो उसके मुंह से ये इतने वेल क्राफ्टेड वर्ड्स नहीं निकलते हैं। ये जब तुम 100, 150, 200 बार अपने दिमाग में उस कन्वर्सेशन को रन करते हो, तब तुम्हारा किसी पब्लिक फोरम में आकर इतने पर्टिकुलर तरीके से वो डिलीवरी आती है, जो एक स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी है, जहां पे तुम उस चीज के बारे में बात कर रहे हो। हैविंग अवेयरनेस ऑफ दीज थिंग्स इन दिस एज इज जस्ट अस्टोनिशिंग दैट पीपल are doing this, I'll tell you, who is 16 years old and has the audacity to text Raj Shamani ki meko tere podcast pe aana, right? But I think you have the audacity and in 5 years you'll do it. You'll be like, meko aana hai. And maybe by that time you must have achieved so many things that you will go like on the biggest podcast or on the biggest channel. But having the clarity of mind to do that at this age, that is crazy. What is the message that you want to give on which this podcast should end, and we should then give a message that why people should watch this podcast? तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी को खुद की लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस हटा के अगर वाकई में जिंदगी में कुछ करना है, नाम बनाना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, तो उन्हें किस प्रकार से ये सब चीजें करनी चाहिए। और आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट हुआ, उनसे उन लोगों को क्या चीजें सीखने को मिल रही है, ये बहुत जरूरी है। और अपना अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उस काम पे आप अपनी जान लगा दो। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप किसी चीज के बारे में ड्रीम कर रहे हो, आपके दिमाग में 24/7 एक ही थॉट चल रहा है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये करके रहूंगा। आपके दिमाग में थॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि गॉड नोस कि आप उस चीज को अचीव कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है उस चीज को अचीव करने की। करेक्ट। इसलिए वो थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। तो आप उसी चीज को एक डिसिप्लिन से अगर करते रहोगे तो कोई आपको उस आपके चीजों को अचीव करने से नहीं रोक सकता। ये मैं ऐसा मानता हूँ। और लोगों को इसी डिसिप्लिन से चलना चाहिए, तभी जाके उस चीज को अचीव कर पाएंगे।